हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिविहान में, आपका फेवरेट पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव एडटेक प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोग एमपी बोर्ड 2023 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और हमने पहले पार्ट में 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया था। दोस्तों, आज के इस दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे और एंड तक क्वेश्चन नंबर 20 तक इसको सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों, बने रहना मेरे साथ, शुरू करते हैं। आइए। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव ए डॉट बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है भैया सॉल्व करने के लिए। चलो भैया इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता क्या है? भाई डॉट प्रोडक्ट है, तो ये होता है मेरा क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। हाँ है ना, ये तो पता ही है, हमको हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड मॉडुलस ले लूं इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू एक बड़ा मॉड, फिर अंदर ये छोटे छोटे मॉडों में हमारे ए और बी बैठे हुए हैं, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। हाँ है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसको थोड़ा सा और दिखने में सुंदर बनाते हैं, तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक। अच्छा, अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से इतना पढ़ चुके हो आप लोग, 12th क्लास का पेपर देने जा रहे हो, ये तो जानते ही हो कि कॉस थीटा का जो मान होता है वो मेरा -1 से लेकर 1 के बीच में होता है ना, होता है कि नहीं होता? ठीक है भैया, होता है। अच्छा, अगर मैं मॉड ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू देखूं तो वो कहां से कहां के बीच में होगी? वो मेरी 0 से 1 के बीच में होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता किसी भी चीज का। तो मेरा मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अच्छा, यानी ये चीज क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, ये है क्या मेरा, इसको मैं रीअरेंज करूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। हाँ है ना, और ये क्या है मेरा मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब मुझको पता है कि मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या 0 से लेकर 1 के बीच में, और मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तो चलो इसको फटाक से हम 0 से 1 के बीच में लिख देते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, फटाक से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये कहां से कहां के बीच में, ये मेरा 0 से लेकर 1 के बीच में। हाँ है ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं अब इससे मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, मतलब मल्टीप्लाई किया हमने तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी। हाँ है ना, तो देखो यही तो मुझको प्रूफ करना था साथियों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉडुलस ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए का मॉडुलस इनटू वेक्टर बी का मॉडुलस। तो यही तो हो गया हमारा प्रूफ, इति सिद्धम। बात समझ में आ गई हमने कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को? इसको अलग से लिख देना, यहाँ पर लिख ही देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा मेरा, वेक्टर ए वेक्टर बी के। तो यही तो मुझको क्या करना था, प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई? चलो, समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में ये चीज होनी चाहिए आपके, जब तक ये दिमाग में नहीं होगा तब तक क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें यही नहीं समझ में आएगा। बात क्लियर? चलो दोस्तों, इसका और पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में है कि x का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है भैया कि ये जो चीज है ये क्या है, एक मात्रक सदिश है। अब मात्रक सदिश है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है मेरे पास, क्या होता है जल्दी बताओ, 1 होता है, पता है हमको। अब ये क्या भैया, एक मात्रक सदिश है, ठीक है भैया लिख लेते हैं इसको। तो ये एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, ये मेरा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यानी मात्रक सदिश है। चलो भैया बहुत अच्छी बात हो गई, ये मात्रक सदिश हो गया तो हमारा बहुत सारा काम इससे क्या हो गया, आसान हो गया। अच्छा, मात्रक सदिश होता है तो इसका मतलब इसका परिमाण क्या होगा, एक इकाई होगा। हाँ या ना, इसका परिमाण कितना होगा, एक इकाई, 1 यूनिट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भैया, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट ओवर एक्स का कंपोनेंट वाई का कंपोनेंट प्लस जेड का कंपोनेंट का स्क्वायर। ये किसके बराबर है मेरा, 1, क्योंकि ये क्या है मेरा इकाई सदिश है। ठीक है, मात्रक सदिश है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये मेरा क्या होगा, रूट ओवर 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बराबर 1, ये हो गया रूट ऑफ 3 एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो एक्स इज इक्वल टू साथियों मेरा क्या आ गया, 1 अपॉन रूट ओवर 3। तो ये क्या आ गया हमारा एक्स का मान, कब, जब में कि मेरा दिया हुआ सदिश क्या है, मेरा दिया हुआ सदिश क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, बस कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगाना था कि हमारा जो मात्रक सदिश होता है उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट।
अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि एक रेखा के दिक अनुपात माइनस माइनस नहीं, ये तो एरो है, 18, 12 और -4 है, तो उसकी दिक कोज्याएं हमको बतानी है। यानी हमको दिक अनुपात दिए हुए हैं, यानी डायरेक्शन रेशोज दिए हुए हैं, एक -18, एक 12 और एक -4 है, और हमसे क्या बोला जा रहा है कि क्या बताओ, डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। अब मुझको भैया एक चीज पता है कि LMN से हम क्या डिनोट करते हैं, अपना डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोज्याएं, LMN हमारी क्या होती है, दिक कोज्याएं। तो हमको निकालना क्या असल में, LM और N ही निकालना है। अब फॉर्मूले भी मुझको पता है, फॉर्मूले क्या होते हैं, A अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना। चलो भैया, ऐसे ही M होएगा B अपॉन क्या, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ऐसे ही N हो जाएगा आपका क्या, C अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहां तक तो पिक्चर एकदम क्लियर है। चलो भैया, अब मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे दिए हुए हैं दिक अनुपात, दिक अनुपात दिए, और वो क्या है, 18, 12 और -4। ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ में आया, मेरा ए क्या हो गया साथियों, 18, हाँ ना, और बी क्या हो गया मेरे पास 12, और सी क्या हो गया मेरे पास -4। अब इसमें फटाक से हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे अपनी, वैल्यू रखी तो क्या आ गया, एल इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, ए क्या दिया है 18, ठीक है, रूट ओवर ए स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर यानी 16। इतनी बात समझ में आ गई। चलो भैया फटाफट इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 18 अपॉन रूट ओवर 324 प्लस 144 प्लस 16, ठीक है ना। इसको आप जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, 18 अपॉन 22, ठीक है। तो 2 9 जा 18, 2 11 जा 22, तो 9/11 क्या आ गया मेरे पास, एल आ गया। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, एम निकाल लोगे, और ऐसे ही आप क्या निकालोगे, एन निकालोगे। फटाफट निकाल लेते हैं। तो नीचे का तो निकला हुआ है मेरे पास, क्या है 22 है, ठीक, और बी मेरा क्या हो गया 12, तो 2 6 जा 12, 2 11 जा, ठीक, तो एल आ गया, एम आ गया। ऐसे ही एन निकाल लेते हैं फटाक से। एन क्या है, सी क्या है मेरे पास -4/22, 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो एन भी क्या आ गया मेरे पास -2/11। तो एल एम और एन तीनों के मान हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। तो यही तो हमारे क्या होते हैं, दिक कोज्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई। चलो दोस्तों फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। किसका समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और हमको एक और कंडीशन दी हुई है, एक तो ये दी कि भैया वो जो हमारी रेखा है वो 1 2 3 से गुजर रही है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये दी है भैया कि वो 3i + 2j - 4 के इस वेक्टर के कैसा है, समांतर है, यानी पैरेलल है। तो भैया दो कंडीशन हो गई, एक तो हमको एक फिक्स्ड बिंदु दे दिया कि हमारी जो रेखा है वो इस बिंदु से गुजर रही है। दूसरी कंडीशन क्या दे दी कि एक वेक्टर है जो हमको दिया हुआ है उसके क्या है, समांतर है, उसके पैरेलल है। तो चलो भैया बिना किसी देरी के उसकी इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। अच्छा, मुझको ये पता है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में क्या होती है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, है ना। अच्छा, वेक्टर ए तो मुझको दिया हुआ है, यानी जिससे गुजर रही है, किससे गुजर रही है, आई प्लस 2j प्लस 3k, है ना। अच्छा, और वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर आर के पैरेलल कोई वेक्टर, वो भी मुझको दिया हुआ है। तो वेक्टर बी मुझको क्या दिया हुआ है, जो वेक्टर आर के पैरेलल है वो मेरे को दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं देके रखा है, 3i + 2j - 2k, है ना। अच्छा भैया, अब आपको ए भी दे दिया और बी भी दे दिया, ए और बी दोनों दिए हुए हैं, तो बस इसमें पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाक से निकाल देते हैं। तो वेक्टर आर मेरा क्या आ गया, वेक्टर आई + 2j + 3k, ठीक, प्लस लैम्डा कोई कांस्टेंट है मेरा, बी मेरा क्या हो जाएगा 3i + 2j - 2k, ठीक है। तो यही तो मेरी क्या है, यही तो मेरी रेखा का समीकरण है। बात समझ में आई। तो यही आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है। तो समझ रहे हो, क्वेश्चन आए घबराना नहीं है देखकर, आपको पता है, बस थोड़ा सा दिमाग में हल्का सा जोर दोगे तो आपको याद आ जाएगा कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी क्या होता है, हमारी रेखा का समीकरण होता है सदिश रूप में, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका और वाला पार्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, fx = 3x⁴ + 4x³ - 12x² + 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम हमको निकालना है, यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, ठीक है भैया। फटाक से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल लेते हैं। अब मुझको ये बात पता है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जब भी निकालना होता है तो पहला काम हम क्या करते हैं, पहला काम हम ये करते हैं कि दिए हुए फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो फटाक से पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये f'(x) क्या हो गया 4 × 12 x³ + 4 × 12 x² - 12 दूनी 24x, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को शून्य के बराबर रखेंगे। शून्य के बराबर रखने से हमको क्या प्राप्त होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो फटाक से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो ये हो गया मेरे का 12x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, हाँ या ना। अच्छा, अब इससे क्या हो गया, एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, एक आ जाएगा आपका, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेटिस्फाई कराकर देख लो, -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 रख कर देखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको x के 3 मान मिल गए, यानी ये 3 ही पॉइंट ऐसे होंगे जिनमें या तो मुझे स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये ही मेरे वो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब मुझको ये जांच करनी है कि मुझे को किस पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है और किस पर लोकल मिनिमा मिल रहा है। तो चलो भैया वो भी कर लेते हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ता है। तो बिना किसी देरी के हम अपने एफ डैश एक्स को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं और एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों एफ डबल डैश एक्स निकाल ले। 12 या 36, ये हो गया मेरा क्या 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 दूनी 24 एक्स, ठीक, माइनस 24। इतनी पिक्चर क्लियर है। एफ डबल डैश एक्स कैसा हो जाएगा, 12 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 एक्स माइनस 24। अच्छा, अब हम एक एक वैल्यू रख कर देखेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या रखें, 0 रखकर देख लेते हैं। एफ डबल डैश 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म गई 0, ये वाली टर्म गई 0, ये क्या बचा -24, यानी एफ डबल डैश 0 मेरा कैसा आया, लेस देन 0, ऋणात्मक आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और जब एफ डबल डैश एक्स मेरा 0 से कम हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए तो मुझको क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। बात समझ में आ रही है। तो मुझे 0 पर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम -2 रखकर देख लेते हैं। एफ डबल डैश -2 रखा, -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 36 इंटू 4 प्लस -24 इंटू 2 कितना हो गया, 48, 48 माइनस कितना हो गया, 24 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, 36 इंटू 4 क्या होता है, कर देख लेते हैं फटाक से। 36 इंटू 4, 6 4 या 24, 4 3 12 13 14, 144। 144 में से आप इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12, 4 5 6 7 72। ठीक, तो ये मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी -2 पर मुझको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। तो -2 पर मुझको क्या हो गया, लोकल मिनिमा मिल रहा है, हाँ या ना। चलो भैया इतनी बात भी समझ में आ गई। अब हम x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर चेक करें तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 पर, 1 पर मुझे क्या मिलेगा, 1 रखकर देख लो फटाफट। ये क्या हो गया मेरा 36, 36 प्लस 24 माइनस 24, ये भी गया तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मिल रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। तो ये भी क्या है मेरा, लोकल मिनिमा। बात समझ में आई। तो भैया यहां तक मुझको पिक्चर क्या समझ में आ रही है, यहां तक पिक्चर ये समझ में आ रही है कि मुझको एफ मतलब x बराबर 0 पर मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक, -2 पर क्या मिल रहा है, मुझे मिनिमा मिल रहा है, और 1 पर मुझको क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। चलो, अब हमको लेकिन क्या बोला गया, हमको बोला गया है कि आपको मान भी निकालना है। तो भैया चलो मान भी निकाल लेते हैं फटाफट। देखो, मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने x की वैल्यू को अपने फलन में रखना पड़ेगा। तो फटाफट रख देते हैं fx। चलो सबसे पहले तो 0 पर निकालते हैं। 0 पर ये गया, ये गया, ये गया, बचा कितना, 12। ठीक, तो ये क्या है मेरा लोकल मैक्सिमा, यानी ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। ये लोकल है मेरा ना, स्थानीय है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम क्या देखें, f बराबर -2 पर देख लें, -2 पर देख लें फटाफट। चलो ये कितना हो गया, 3 इंटू -2 की पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 हो गया, प्लस, लेकिन ये क्यूब है तो माइनस आएगा, -4 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, माइनस 12 इंटू 4 प्लस 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 तिया 48 माइनस 36 48 प्लस 12। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। तो ये और ये गया। अब 12 में से 32 गए तो कितना बचा मेरे पास, -20 बचा। तो ये क्या मेरे को मिला है, लोकल मिनिमम मिला है। बात समझ में आ रही है। यहां तक ही नहीं, खाली आपको निकालना है, आपको पूरी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अभी हमने क्या 0 में देख लिया कि 12 मुझको वैल्यू मिल गई, -2 पे मैंने रखकर देख लिया, मुझको क्या वैल्यू मिल गई, -20 मिल गई। अभी एक चीज और बची है, कौन सी, मुझे 1 रखकर भी देखना था। चलो भैया फटाफट 1 रखकर भी देख लेता हूँ। 1 रखकर देखूंगा तो क्या मिलेगा मुझको, f(1), फटाफट रखो 1, इसमें कितना हो गया, 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, ये और ये धुआं धुआं हो गया, तो बचा कितना, 7। ठीक है ना, तो 7 भी क्या हो गया मेरा, लोकल मिनिमम हो गया, यानी स्थानीय निम्नतम मान हो गया। तो ये मेरे 3 के आ गए, आंसर आ गए। बात समझ में आई। चलो दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा,
अगला क्वेश्चन है मेरा, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें मेरा फलन f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये जो मेरा फलन है ये कैसा है, ह्रासमान है यानी डिक्रीजिंग है। तो मुझको वो अंतराल निकालना है जिसमें कि मेरा फलन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। चलो फटाफट हम अपना अंतराल निकाल लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों, इसको निकालने के लिए तरीका क्या होता है, सोचो, चलो जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, क्या तरीका होता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं अपने फलन का, फटाफट इस फलन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखो f' मेरा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4। इतनी बात समझ में आ गई। चलो भैया इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अच्छा, मुझको ये पता है कि ह्रासमान या फिर वर्धमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएशन को 0 पुट करते हैं। तो इसको मैंने 0 पुट कर दिया, तो इससे मेरे को क्या निकल कर आया, 2x माइनस 4 बराबर 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। बात समझ में आ गई। चलो अब x इज इक्वल टू 2 तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब मुझको ये देखना है कि मेरा फलन ह्रासमान कहां है और वर्धमान कहां है। x बराबर 2 तो मैंने इधर अपने लाइन में प्लॉट कर लिया। अच्छा, इसको प्लॉट करने के बाद हम देखते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक क्या हमको दे रहा है। माइनस इन्फिनिटी 2 तक आप कोई भी मान अपने f' में रखो, शून्य रखकर देख लें, शून्य रखकर देखते हैं। चलो तो इस इंटरवल में क्या रहा है, जैसे मैंने शून्य रखा, इस इंटरवल का कोई भी मान रख लो, 0 रखकर देख लेते हैं, क्योंकि 0 इधर ही आता है, इसी अंतराल में आता है। 0 जैसे रखोगे तो f' क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी इस अंतराल में मेरा क्या है, f' नेगेटिव है। बात समझ में आई। अच्छा, अब 2 के बाद का कोई भी मान रखो, 4 रखकर देख ले, 4 रखकर देख लो, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए, 4 बच्चे पॉजिटिव के। इधर क्या है, मेरे को मेरा f' क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो मुझे समझ में क्या आया, मुझे समझ में आया कि जो मेरा अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2 का है ना, इसमें मेरा फलन कैसा है, ह्रासमान है। बात समझ में आ रही है। और मेरा 2 से लेकर इन्फिनिटी का जो अंतराल है, इसमें मेरा फलन कैसा निकल कर आ गया, वर्धमान निकल कर आ गया। हाँ या ना, बात समझ में आई। तो आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। चलो दोस्तों, बेसिक है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। जब भी ह्रासमान और वर्धमान निकालने का क्वेश्चन आपके सामने आए, पहला काम तो आप डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप उसको 0 के बराबर रखोगे तो आपको x के कुछ मान मिलेंगे। उन मान को आप एकदम कायदे से प्यार से एक लाइन में ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आप जांचना कि किस अंतराल में हमारा f' कैसा मान दे रहा है, धनात्मक दे रहा है या ऋणात्मक दे रहा है। अगर ऋणात्मक दे रहा होगा तो उस अंतराल में हम क्या बोलेंगे, हमारा फलन ह्रासमान है, और धनात्मक दे रहा होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, वर्धमान है। बात समझ में आ गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन में अप्लाई किया, हमने अपना आंसर निकाल लिया। और बोर्ड में आएगा ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है। एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, लेकिन इसके जैसा जो आएगा ना वो आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। चलो दोस्तों आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तेजी से गाड़ी को आगे ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, मुझको एरिया निकालना है, मुझको क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र मेरे को क्या दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और रेखा कौन कौन सी दी हुई है, एक रेखा दी है y इक्वल टू 4, एक ही रेखा दी हुई है। चलो भैया पहले तो हम क्या करें, अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ देखो ऐसा कुछ बनेगा, कितनी गंदी सी लाइन बनी, हो गया, अभी कौन सी अच्छी बन गई। चलो कोई नहीं, देखो देखो मेरे पास ग्राफ क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, एक परवलय है जो कि इस तरह का है। ठीक है, अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गई। ये मेरा एक्स अक्ष हो गया और ये मेरा वाई अक्ष हो गया। ये फोटो बनाना है, फोटो के नंबर मिलेंगे आप, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू 4, अब y इक्वल टू 4 मुझको बनाना है, तो y इक्वल टू 4 में कहीं यहां बना लूं, ये बना लिया मैंने, क्या y इक्वल टू 4। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भैया, y इक्वल टू 4 जैसे ही आपने बनाया तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, इस बिंदु के निर्देशांक आपके हो गए 0,4। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा 0,0, हाँ है ना। ठीक है भैया, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब देखना ध्यान से, मुझको बोला जा रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एवं रेखा y इक्वल टू 4, ठीक, से घिरे क्षेत्र का, ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना, इसका मुझको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी जिस एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है वो क्या है, ये घिरा हुआ एरिया है। ये जो मैंने नीले कलर से शेड किया है ना, आपको इतने एरिया का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आ रही है। चलो दोस्तों अब देखना आप, फटाक से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने का मेरा तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। याद आया, इंटीग्रेशन। अब सवाल ही पैदा होता है कि मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा। तो मुझको मालूम है भैया, मुझे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, यहां से लेकर यहां तक करना है, यानी 0 से लेकर कहां तक करना है, 4 तक करना है। ठीक है, और ये मेरा बदलेगा क्या, y बदलेगा। ठीक है, क्योंकि मुझको ये वाला एरिया चाहिए और मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, मुझको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा क्या आएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक,
और ये एरिया मेरा कितना आएगा, ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, क्योंकि हम 0 से लेकर 4 कर रहे हैं। अब चूंकि ये ग्राफ मेरा कैसा है, सिमेट्रिकल है, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है, तो इसका अगर हम एरिया निकाल लेंगे इतने का, तो 2 से गुणा करेंगे तो हमको इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। ये जो है ना, ये केवल इतने का एरिया है, ठीक। और जैसे ही मैंने इसमें 2 से गुणा किया तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 से गुणा, ठीक है। जैसे ही अब आपने ये कर लिया तो भैया बस अब आपका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखना दोस्तों, तो समीकरण हमको दिया हुआ है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से हम क्या देख लेंगे, y इक्वल टू रूट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस का, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, रूट ओवर y, क्योंकि हम x की धनात्मक दिशा का एरिया देखेंगे, इतना हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे, साथ ही यहाँ पर क्या रहेगा, x रहेगा मेरा। तो यहाँ पर हम फटाक से क्या रख देते हैं, अपनी वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेकर 4। अच्छा, x है, x मैंने क्या निकाल लिया, रूट ओवर y निकाल लिया। चलो रूट ओवर y लिख देते हैं जल्दी जल्दी। ये क्या हो गया मेरा, रूट ओवर y dy हो गया। यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई। चलो अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, 2 इंटू 0 से लेकर 4 y। अच्छा, y ये क्या हो गया, 1/2 dy, ठीक। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 से लेकर 4। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, y 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। हाँ है ना, लिमिट क्या है मेरी, 0 से लेकर 4 आ रही है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। चलो फटाफट इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई की घाते 3/2 इंटू 3/2 नीचे ऊपर गया तो कितना बचा, 2/3, और मेरी लिमिट क्या है, 0 से लेकर 4। बात समझ में आ रही है। चलो फटाक से लिमिट रखो और आंसर निकालो अपना। ये आ गया मेरा 2 टू द 4/3, ठीक, इंटू 4 रखा मैंने, 4 रखोगे तो 4 की घात में 3/2 माइनस, फिर y की जगह 0 रखोगे तो वो तो 0 का लिखो या ना लिखो बराबर है। तो हमारा बचा क्या, 4 की घात में 3/2, ठीक है। अच्छा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर से ये 2 कट गया, बचेगा खाली 2। तो 2 की घात कितनी बचेगी, 3 बचेगी। 2 की घात 3 क्या होता है, 8। तो 8 4 जा, ये हो गया मेरा 4 इंटू 8/3। बात समझ में आ रही है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया साथियों, वहां से लेकर इधर आ जाओगे तो आंसर मेरा आ जाएगा, मेरा क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल मेरा हो गया 32/3। बात समझ में आ रही है, मैंने कैसे आंसर निकाला, वेरी गुड, ठीक है ना। ये 2 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना करता तो मुझे इतना एरिया मिलता, ये वाला एरिया मिलता, ठीक है ना। लेकिन मुझको तो क्या ये पूरा एरिया चाहिए, तो इसलिए मैंने गुणा 2 कर दिया, क्योंकि ये इसकी क्या है, मिरर इमेज। बात समझ में आ गई। एरिया क्वेश्चन है, आता ही आता है ना, तो इसको अच्छे से कर लो और कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर कर लो। चलो आगे बढ़े, फटाक से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। चलो भैया फटाफट इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखना दोस्तों, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे को वक्र कौन सा दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, तो y इक्वल टू 4x की फोटो बना लें फटाक से। इसकी हम क्या बना लेते हैं, अच्छी सी फोटो बना लेते थे। ये बना ली मैंने क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की फोटो। ये क्या है, मेरा परवलय है, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x मैंने निकाल लिया, और मुझे क्या दिया, x बराबर 3 दिया है, तो x बराबर 3 भी हम खींच लेते हैं सरल रेखा अपनी। तो मान लो अगर ये है तो ये x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 3 है, ठीक है। चलो अब मुझे क्या बोला जा रहा है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, यानी ये पूरा एरिया निकाल लें, और ना सिर्फ इतना बल्कि इतना भी। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब हम फॉर्मूला अपना लगाएंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, इतना मिलेगा। और इसका भी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 2 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो चलो पहले हम आधा निकाल लेते, पहले हम इतना निकाल लेते, फिर उसके साथ इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखना दोस्तों फटाफट, 2 इंटू पहले से करके चलते, 2 इंटू कर दिया, 2 इंटू ये क्या है, 0 0 कहां तक जाना है हमको, 3 तक जाना है, इस तक, तो 0 से लेकर 3 तक जाना है, ठीक है। अच्छा, मेरा x एक्सिस है, तो ये क्या हो गया मेरा dx, हाँ या ना। अच्छा, दिया क्या है मेरे को, y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है। तो मुझे रखना क्या है, मुझे रखना है y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 4x। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, प्लस माइनस 2 रूट x। अब चूंकि हम धनात्मक दिशा की खाली बात कर रहे हैं y की, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास साथियों, प्लस ऑफ 2 रूट x। चलो अब फटाक से हम इसकी वैल्यू उठाकर इधर रख देते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, 2 रूट एक्स, 2 को बाहर फेंक दिया तो क्या होगा, 2 2 जा 4, रूट एक्स का क्या हो गया मेरा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और मेरे लिमिट क्या हो गई, 0 से लेकर 3 हो गई। बात समझ में आ रही है। चलो दोस्तों फटाक से आगे करते हैं। तो देखा ना दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 रूट एक्स। अच्छा, ये रूट एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स की घाते 1/2
तो x की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर 3 तक करना, हाँ या ना, ठीक है भैया। तो ये हो गया मेरा 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 3/2, ऊपर गया तो क्या हो गया 2/3। तो x की घात कितनी हो गई 3/2, 0 से लेकर कहां तक 3 तक, हाँ या ना। चलो भैया यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई, तो आगे की पिक्चर भी क्लियर कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8/3, तो ये क्या हो गया 3 रख दो, अब इसमें 0 रखो, रखो या रखो बराबर ही है, आना क्या 0 आना, तो खाली 3 रख देते हैं। तो 3 की घात में हो गया 3/2। बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिखने में सुंदर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 8/3 इंटू 3 की घात 3, यानी इसको मैं लिख सकता हूं √3 की पावर क्यूब, लिखा जा सकता है इसको, हाँ या ना, ठीक है भैया लिखा जा सकता है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8/3 इंटू 3√3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या मेरा 8√3, हाँ या ना। तो ये क्या आ गया मेरा दोस्तों, क्षेत्रफल आ गया। अच्छा ये बताओ मुझको कि ये जो मेरा आंसर आया है ये पूरे का एरिया आया कि इतने का एरिया आया है, पूरे का एरिया आया, क्यों, क्योंकि मैं 2 पहले ही गुणा कर चुका था, है ना, इसलिए ये गलती मत करना, ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं, क्या कि 2 पहले से गुणा कर दिया फिर यहां पर भी 2 गुणा कर दिया, तो फिर 4 गुना एरिया आ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा, गलती हो जाएगी, ठीक है। दिमाग में रखना है कि या तो पहले आप इतने का निकाल लो, फिर नीचे आप लिखना कि चूंकि ये इतने का पोर्शन का निकला है और हमको पूरे का निकालना है तो हम 2 गुणा कर रहे हैं, या पहले से ही पूरे में 2 गुणा कर निकालना, ठीक है ना। 2 बार 2 मल्टीप्लाई मत करना, और 2 मल्टीप्लाई करना भूलना भी मत, ठीक। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अवकल समीकरण x dy by dx plus 2y बराबर x स्क्वायर का व्यापक हल, यानी हमको जनरल सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको एक फॉर्म याद आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, कुछ याद आ रहा है, इसको देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि dy by dx प्लस py बराबर q, इसको हम कुछ पढ़े थे, ठीक। फिर हम समाकलन गुणांक निकालते थे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे, हाँ या ना, ठीक है। अब इसको आप देखो तो पहले तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x इधर जबरदस्ती का है, x को डिवाइड मार देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा dy by dx प्लस 2/xy इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इन दोनों का आप कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, p आ जाएगा आपके पास क्या 2/x, और q आपके पास क्या आ जाएगा साथियों, सिर्फ और सिर्फ x, ठीक। अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझको पता है होता है इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा ये भी है भैया, फटाफट सिंप्लीफाई कर लो, उसको 2 बाहर निकालो, 1/x का क्या होगा log x, और इसको आप क्या करो 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या e की पावर log ऑफ x स्क्वायर, e और log क्या होगा, धुआं धुआं होगा, बचा क्या x स्क्वायर बचा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ गया दोस्तों, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो अब फटाफट इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, किसका, हमारे ये समीकरण का, ध्यान देना। तो इसका सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इज इक्वल टू के सामने वाली क्वांटिटी यानी q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx, बात समझ में आ गई। चलो फटाफट करें, y इंटू क्या हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या दिया हुआ है मुझको x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या x स्क्वायर dx, बात समझ में आ रही है। फटाफट अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो भैया। तो y x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा x क्यूब, यानी x की पावर 4/4, भाई x क्यूब हो गया, और x क्यूब का हमारा समाकलन क्या होता है, x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, यानी x की घात 4/4 प्लस c। अब ये प्लस c आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने हल निकाला है वो कैसा है, व्यापक हल है, उसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अगर हमको कोई कंडीशन दी हुई होती, कोई शर्त दी हुई होती, तो उसको रखकर हम c का मान निकालते, तो हमको क्या मिलता, विशेष हल मिलता, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, केवल व्यापक हल पूछा था, तो जितना पूछा है उतना ही जवाब देना, ज्यादा होशियार भी नहीं बनना अपने को। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा व्यापक हल आ जाएगा, यही आपका क्या है आंसर। बात समझ में आ गई, कैसे सॉल्व किया हमने क्वेश्चन को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या अवकल समीकरण dy by dx बराबर 1 + y स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, इसका क्या निकालना है हमको, व्यापक हल निकालना है। तो चलो भैया फटाफट इन भाई साहब का भी व्यापक हल निकाल देते हैं। ध्यान देना, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे ना तो ये क्वेश्चन आप ऐसे फटाफट चुटकियों में धुआं धुआं कर दोगे। लेकिन अभी अपन धुआं धुआं करते हैं इसको। ये देखो ये क्या हो गया, dy बटे 1/y स्क्वायर को इधर ले आओ, इज इक्वल टू dx को उधर ले जाओ। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये कितना टुच्चा सा सवाल था, देखने में कैसा लग रहा था। अब दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स y, हाँ है ना, याद है ना फॉर्मूला, याद है ना, वेरी गुड। चलो ये हो गया क्या, tan इनवर्स x प्लस c। तो भैया कुछ करना ही नहीं पड़ा, शुरू करने से पहले ही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यही तो मेरा क्या है उत्तर।
और चूंकि इसमें सी है तो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं क्या हूं, व्यापक हल हूं। बात समझ में आ रही है, मैं क्या हूं, जनरल सॉल्यूशन हूं। ठीक, अगर सी का कोई विशेष मान होता क्वेश्चन के हिसाब से तो फिर क्या होता, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता, लेकिन वो हमसे पूछा ही नहीं गया। तो ये मेरा दोस्तों आंसर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको एकदम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इससे एक बेनिफिट भी आपको फील हो रहा होगा कि क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहे हैं, क्वेश्चन का टाइप समझ में आ रहा है, और जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है फटाफट उनका रिवीजन होता जा रहा है। इसी से तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न अवरोधों, कुछ कंस्ट्रेंट्स हमको दिए हुए हैं, कंस्ट्रेंट्स दिए हुए ये z = 3x + 5y का हमको क्या निकालना है, न्यूनतमीकरण निकालना है। ठीक है भैया, न्यूनतमीकरण हम निकाल लेते हैं, लेकिन हमको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं ये x + 3y > 3, x + y > 2 और x और y दोनों कैसे पॉजिटिव है। चलो दोस्तों, आपके लिए ग्राफ मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में, परीक्षा में ये चीज ड्रॉ करनी है, इसके लिए एकदम रेडी रहना मेंटली। चलो दोस्तों, फटाफट हम लोग क्या करें, इसका न्यूनतमीकरण ज्ञात करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं। एक कंस्ट्रेंट तो आपको दिया हुआ है क्या, x + 3y > 3, यानी ये जो x + 3y > 3 है, इसके ऊपर का ग्राफ मेरे को चाहिए, क्योंकि x + 3y = 3 तो यही है, लेकिन > 3 यानी ये वाला रीजन चाहिए। ठीक है, एक कंस्ट्रेंट की बात हो गई। दूसरा कंस्ट्रेंट मेरा क्या कह रहा है, x + y > 2, यानी ये जो मेरी लाइन है x + 2y > 2, x + y = 2 तो ये हो गई, > 2 इसके ऊपर होगी, तो इस वाली लाइन के ऊपर और इस वाली लाइन के ऊपर, तो असल में मेरा क्षेत्र कौन सा आ गया, असल में मेरे को क्षेत्र मिल गया, ये वाला क्षेत्र मिल रहा है। ये जो मैं लाइनें खींच रहा हूं ना, ये वाला मुझको एरिया मिल रहा है। ठीक है ना, और ये एरिया मेरा कैसा है, अनबाउंडेड एरिया है, अनबाउंडेड एरिया है। बात समझ में आ रही है, ये अपना एरिया ऐसे जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, इसके ऊपर का ये पूरा अनबाउंडेड एरिया है। अब आप ये कटिंग पॉइंट जब निकालोगे, ये जो जहां हमारी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को जब आप निकालोगे तो ये पॉइंट आपका क्या निकल कर आएगा, फटाफट निकाल लेते हैं। देखना दोस्तों, x + 3y = 3, x + y = 2, फटाफट निकालना। तो ये मेरा आ गया क्या, x से ये उड़ गया, 2y = हो गया 1, तो y = क्या आ गया, 1/2 आ गया, y = 1/2 आ गया, तो x = मेरा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कटिंग पॉइंट मेरा क्या निकल कर आ गया, 3/2 और 1/2। ठीक, अब मेरे को क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो चलो फटाफट हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 बिंदु है मेरे पास, एक बिंदु तो हो गया मेरे पास 0,2, एक बिंदु ये वाला हो गया क्या मेरे पास 3/2 और 1/2, और एक हो गया मेरे पास क्या 3,0। हाँ है ना, चलो फटाफट हम देखते हैं कि इसमें कौन सा z है जो मेरे को सबसे कम मिल रहा है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ 0,2 पे, 0,2 पे अगर मैं निकालता हूँ z क्या मिल गया मुझको, 5 दूनी 10 मिल गया। हाँ या ना, ठीक है भैया। ऐसे ही मैं निकालूंगा किस पे, 3/2 और 1/2 पर, 3/2 1/2 पर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3/2 प्लस 5 × 1/2, तो ये क्या हो गया मेरे पास 9/2 प्लस 5/2, 9 5 14/2 यानी 7। ठीक है, अच्छा, और मेरे पास क्या पॉइंट आ रहा है, 3,0 आ रहा है, 3,0 इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा भैया, 3 3 जा 9 प्लस 0। ठीक, अब आप इन तीनों में देखोगे तो सबसे छोटा कौन सा है, एक तो इधर आपको 10 मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो सबसे छोटा मेरा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है ना, अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन मुझे एक चीज इसमें और देखनी पड़ेगी, और ये दूसरी चीज क्या है, मुझे दिया हुआ है z = 3x + 5y। ठीक है ना, तो z = 3x + 5y, ये मेरा क्या है, मुझे मिनिमम ज्ञात करना है। तो मुझे देखना <7 क्या होगा, तो <7 तो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और मेरा अनबाउंडेड एरिया ये है, और एरिया इसमें कौन सा आ रहा है मेरा, 3x + 5y <7 में, यानी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, मेरा सही आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो मेरा जो न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा साथियों, न्यूनतम मान मेरा क्या आएगा, न्यूनतम मान मेरा 7 आएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 3x + 5y <7 जो हमने देखा वो ये वाला रीजन आ रहा है। बात समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलो इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो और में आया है उसको भी फटाफट कर लेते हैं, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 9y, इसका हमको अधिकतमीकरण करना है। ठीक है ना, अधिकतम मान ज्ञात करना है, और हमको अवरोध क्या दिए हुए, कंस्ट्रेंट्स हमको दिए हैं, x + 3y <= 60, x + y > 10, और x y से कम होगा या बराबर होगा, और x और y दोनों कैसे पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ भी हम बना के लेकर आए पहले से आपके लिए, आपको ये एग्जाम में खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी क्या मिलेंगे भैया अपने को, नंबर, और हमको अच्छे नंबर एग्जाम में चाहिए कि नहीं, वेरी गुड। अब देखो मुझको क्या करना है भैया, z = 3x + 9y, इसका क्या अधिकतमीकरण करना है, तो हम फटाफट इसका अधिकतमीकरण कर लेते हैं। अच्छा, अब ध्यान देना
इधर मेरे जो पॉइंट टूट रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक ये पॉइंट है, ये 10,20 नहीं होगा, ये 0,20 होगा, ठीक है ना। ये हो गया मेरा क्या 0,20। अच्छा ये बिंदु मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा 0,10 हो गया। ये बिंदु क्या है मेरा 15,15 हो गया। एक ये बिंदु बच रहा है, इसको भी देख ही ले, निकाल ले कौन सा है, एक x + y = 10 है और एक x = y है। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 5,5 आ जाएगा, हाँ या ना। रख कर देखो तो 5,5 आ जाएगा। अब फटाफट हम देख लेते भैया चारों बिंदुओं में से किस बिंदु पर हमको अधिकतम मान z दे रहा है। फटाफट निकालते हैं दोस्तों, देखना। चलो सबसे पहले तो हम निकालते हैं 0,20 पर। 0,20 पर देखेंगे तो z बराबर क्या मिल रहा है मुझको, 0 + 180, हाँ या ना। 0,20 पर क्या मिल गया मेरे को, 9 × 20 यानी 180 मिल गया। चलो भैया ये बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट कौन सा ले, 0,10 ले, 0,10 भी ले ही लेते हैं, लगे हाथों। तो इस पर मुझे क्या मिल जाएगा, 0 + 90, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है मेरा 5,5, 5,5 पर देखें तो क्या दे रहा है भैया मेरे को, 5 × 15 + 5 × 9 = 45। तो ये कितना हो गया मेरा 40, 50, 55, 60, ये हो गया मेरा 60। अगला पॉइंट क्या बच रहा है मेरे पास 15,15, 15,15। तो चलो भैया z निकालो तो कितना हो गया 15,15, 15 × 3, 15 × 45 प्लस 15 × 9, 15 दूनी 30, 45 चौको 60, 75 छक्का 90, 7 105 चक्का 135। तो ये हो गया नाम 100 क्या 35। चलो तो ये मेरा क्या आ गया z = 180, 180 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो z = इस पर 180 है और 15,15 पर 180 है। तो अधिकतम मान मेरा क्या है, अधिकतम मान मेरा कितना हो गया 180 हो गया। अधिकतम मान मेरा 180 हो गया और न्यूनतम मान क्या है मेरा 60। तो 60 मेरा क्या हो गया न्यूनतम मान हो गया। बात समझ में आ गई, ये मेरा क्या आ गया न्यूनतम मान आ गया। क्वेश्चन आसान था, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखना दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन की तरफ फटाक से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से लेकर 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं। 1 से लेकर 10 तक भैया लिख लिख के रख दिए एक बक्से के अंदर। बहुत अच्छी बात है। हमसे क्या बोल रहा है, और उन्हें अच्छी तरह से मिला लिया, अच्छी तरह से मिला लिया उसको, ठीक है भैया। इस बक्से से एक कार्ड रैंडमली निकाला जाता है, ठीक है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, किससे 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है वो हमको बतानी है। तो चलो पहले तो हम 1 से लेकर 10 तक जो है वो सब सैंपल स्पेस हमारी लिख लेते हैं। तो देखो हमारी सैंपल स्पेस क्या होगी साथियों, 1 से लेकर 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गई मेरी क्या टोटल सैंपल स्पेस आ गई। अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूं कि संख्या एक तो 3 से अधिक होगी और संख्या सम होने की प्रायिकता। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, 3 से अधिक कौन कौन सी हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10, है या ना, ठीक। और सम होने की निकाल लेता हूं, सम मेरी कौन कौन सी है भैया, इसमें से 2 4 6 8 और 10। बात समझ में आ रही है, ठीक है भैया, यहां तक पिक्चर क्लियर है। अच्छा अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ = क्या हो जाएगा साथियों मेरे पास, 2 तो है नहीं इसमें, 4 6 8 और 10 है। तो ये हो जाएगा मेरा क्या 4 6 8 और 10। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई। अब मेरे से बोला जा रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, यानी 3 से ज्यादा तो है ही, ठीक, 3 से ज्यादा तो है ही, तो संख्या के सम होने की प्रायिकता मेरे को बतानी है। तो देखना साथियों इसको हम कैसे करेंगे, हमको निकालना है कि P ऑफ E F, जबकि F हमको दिया हुआ हो। बात समझ में आ रही है, P प्रायिकता E की जबकि F हमको दिया हुआ हो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा साथियों, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F, हाँ या ना। तो देखो PE जबकि F हमको ज्ञात हो, तो इसको निकालने की प्रायिकता क्या होगी मेरी, P इंटरसेक्शन P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है बटे P ऑफ F। बात समझ में आ रही है। चलो दोस्तों अब देखना ध्यान से, इसको अब हम आगे करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से लेकर 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, ठीक है, और उन्हें अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। अब इस बक्से से एक कार्ड को हमने रैंडमली निकाला, ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की हमको यानी इवन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन को हम निपटा लेते हैं। पहले तो अपना सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। हमारा सैंपल स्पेस क्या है साथियों, सैंपल स्पेस मेरा है एक बक्से में 10 कार्ड 1 से लेकर 10 तक लिख कर डाले गए हैं। तो हमने क्या कौन कौन से कार्ड डाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इतनी बात समझ में आ गई, ये 10 कार्ड मैंने डाले हुए हैं। अब मेरे से क्या बोला जा रहा है
के संख्या के सम होने की प्रायिकता मुझे बतानी है। तो सम होने की प्रायिकता सम कौन कौन से है इसमें, एक तो 4 है, एक तो 6 है, 2 भी तो है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है ना भैया, ये क्या है, मेरी सम संख्या है। और मेरे को क्या बोला जा रहा है, मुझे और बोला गया है कि निकाले, जबकि हमको ज्ञात है, ये हमको मालूम है कि संख्या क्या है, 3 से ज्यादा है। तो 3 से ज्यादा है तो कौन कौन सी हो जाएंगी वो, 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना, ये हो गई मेरी क्या, 3 से ज्यादा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रायिकता निकालनी है ए की, जबकि बी दिया हुआ हो। ये मुझे दिया हुआ है, मुझे मालूम है ये कि संख्या 3 से अधिक है, तो उसके सम होने की मुझको प्रायिकता निकालनी है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है भैया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रायिकता निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी की मेरी प्रायिकता कितनी आ जाएगी साथियों, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी निकालते पहले, प्रायिकता तो बाद में निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या क्या, इन दोनों में से कॉमन कौन कौन से, 2 तो है नहीं, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। यानी ये 4 संख्याएं जो कि मेरी कैसी हैं, कॉमन आ रही हैं। अच्छा, यहां तक तो पिक्चर हमारी क्लियर हो चुकी है। अब देखना साथियों, तो ये मेरी प्रायिकता क्या निकल कर आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितनी है 4, और हमारे मूल सैंपल स्पेस में कितनी है 10, तो यानी 4 बटे 10 बटे पीबी, इसमें मेरी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया मेरा क्या 7, और मूल कितना दिया हुआ है मेरे को 10। तो ये मेरा क्या आ गया साथियों, 4 बटे 7। तो ये आ गई मेरी क्या प्रायिकता, ये आ गया मेरा आंसर। बात समझ में आ गया। चलो फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके और में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, वो बेसिकली कंडीशन प्रोबेबिलिटी से ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़े अब, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदे, एक कलश भैया एक डिब्बा है, उसमें 10 काली और 5 सफेद गेंदे हैं। अब 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं, एक के बाद एक, भैया हम 2 गेंदे निकालने, खेलने का मन कर रहा है तो गेंदे निकाल रहे हैं उसमें से। ठीक है भैया, ये हो गई बात इतनी। अब हमसे बोला जा रहा है कि पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। पहली मैंने निकाली, धीरे से रख ली जेब में, और फिर दूसरी निकाली। ऐसा नहीं कि पहली निकाल के रखी फिर दूसरी निकाली, ऐसा नहीं हो रहा। इनने पहली निकाली और फिर दूसरी निकाली बिना पहले को वापस रखे हुए। तो मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना सम संभाव्य है, तो दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखना भैया, दोनों काली गेंद अगर निकलेंगी, दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता, दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता पी से मैं लिख रहा हूं, ये मेरी क्या होगी कि पहली गेंद भी मेरी कैसी हो, काली निकले। ठीक है ना, हम क्या चाहते हैं भैया, हमारी पहली गेंद भी कैसी हो, काली हो। एवं 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 यानी मल्टीप्लीकेशन, दूसरी गेंद भी कैसी हो, काली हो। पहली गेंद भी काली हो और दूसरी गेंद भी कैसी हो, काली हो। बात समझ में आ गई। अच्छा, पहली गेंद भी काली और दूसरी गेंद भी काली, इसकी हमको क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। देख लेते हैं भैया, पहली गेंद काली है, काली हमको गेंद निकालनी है, तो एक गेंद मैंने निकाली, 10 काली है, पहली गेंद मैंने निकाली, तो मैं कितनी 10 काली है, तो फेवरेबल कितने हो गए मेरे 10 बटे कुल कितनी है मेरी 15, हाँ है ना, गुणे। अब एक तो मैंने निकाल ली, तो बची कितनी, काली में से 9 बची, और कुल कितनी बची 14 बची। तो यही तो मेरे को निकालना है, ये आ गया मेरा आंसर। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो मेरा आंसर क्या आ गया साथियों, 3/7। समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा सा सोचना क्या, डायरेक्ट आपको जो बोला है वही आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी के भी दोनों क्वेश्चन हमने फटाफट देख लिए। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास डिटर्मिनेंट का है, समीकरण हल कीजिए। एक हमको सारणी दी हुई है और बराबर में क्या है, शून्य लिखा है। अच्छा, समीकरण हल करना मतलब हमको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो चलो फटाफट एक्स का मान निकाल लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अपने डिटर्मिनेंट के जो ऑपरेशन होते हैं ना उनका इस्तेमाल करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, सबसे पहला ऑपरेशन लगाते हैं R1 माइनस R2 कर देते हैं, ठीक है, और R2 को हम कर देते हैं R2 माइनस R3। ऐसा करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, चलो R1 को R2 से माइनस करो तो क्या हो गया, x प्लस ए माइनस एक्स यानी a, x माइनस ए कितना हो गया मेरे पास, माइनस ऑफ a, और x माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, हाँ है ना। चलो अब R2 माइनस R3 करो तो x माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, x प्लस ए माइनस एक्स क्या हो गया, a हो गया, और x माइनस एक्स माइनस ए क्या हो गया मेरा, माइनस ऑफ a। तीसरा जो हमारी रो है उसको वैसा का वैसे ही लिख दो। यहां तक कोई परेशानी, किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं आई। चलो यहां तक सिंपल था। अब आप ध्यान दो, ये पहली वाली रो से और दूसरी वाली रो से मैं ए कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें से भी ए बाहर आ जाएगा, इसमें से भी ए बाहर आ जाएगा। चलो निकाल लो ए बाहर, दोनों से ए बाहर निकाला तो बाहर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1 0
और ये क्या है 0 1 -1 और सबसे नीचे क्या बचा x और x प्लस a। ये किसके बराबर है मेरा? शून्य के बराबर है। अब a स्क्वायर को तो उधर मिला दो तो वो धुआं धुआं हो जाएगा, बचा क्या? केवल इतना बचा। तो अब इसको सॉल्व करके फटाक से हम क्या कर लेते हैं, अपना a का मान निकाल लेते हैं। तो देखो चलो इसको खोल ही देगा, इसको खोलिए, चलो इधर लिख देते हैं, पहले इधर लिख देते हैं इसको। तो ये मेरा हो गया 1 -1 0 0 1 -1 0 1 -1। अगला क्या? x प्लस a, x प्लस a। ये किसके बराबर है मेरा? 0 के बराबर। चलो भैया फटाफट 1, ये मेरा क्या हो गया? x प्लस a माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 1। तो ये क्या हो गया? 0 माइनस माइनस प्लस x प्लस 0। तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। चलो अब ये क्या बचा मेरा? मेरे पास 2x प्लस a प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3x प्लस a इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? माइनस a बाय 3। तो समीकरण हल किया तो मुझे x का मान क्या मिल गया साथियों? a बटा 3 मिल गया। तो ये क्या है हमारा आंसर। बात समझ में आई? ये हमारा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था। हमको x का मान निकालने के लिए बोला था, यानी समीकरण को हल करने के लिए बोला था, हमने निकाल दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फटाक से बढ़ते। अगला क्वेश्चन भैया हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है क्या करो? सिद्ध करो। सिद्ध करने में तो हम लोग कैसे मास्टर लोग हैं। चलो दोस्तों इसको फटाफट हम लोग प्रूफ कर देते हैं। मेरे को दिया हुआ भैया ये बड़ा सा डिटरमिनेंट, अब इसको प्रूफ करना है। इसको अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। मतलब अगर कहीं से मैं a प्लस बी प्लस सी ले आऊं तो बहुत कुछ मैं काम आसान अपना कर सकता हूं। तो देखो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पहली वाली जो रो है, पहली वाली रो, ठीक है, यानी R1 में अगर आप R2 और R3 जोड़ दो, या फिर हाँ चलो R1 में आप एक काम करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो तो कुछ फायदा मिलेगा क्या? कर देखें, चलो कर देखते हैं। देखो R1 a माइनस बी माइनस सी है, प्लस 2b प्लस 2c आपने किया तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही इन तीनों को जोड़ो आप तो 2a प्लस 2c प्लस ये करोगे तो ये भी क्या हो गया मेरा? a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा 2b, ये हो गया मेरा b माइनस सी माइनस a, ये हो गया 2b, ये हो गया 2c, ये हो गया 2c और ये क्या हो गया? c माइनस a माइनस b। कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस बी प्लस सी इसमें से बाहर खींच लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी को हमने बाहर निकाल लिया। a प्लस बी प्लस सी को हम जैसे बाहर निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ऊपर 1 1 1 हो जाएगा। तो चूंकि हमारे पास जगह की कमी है तो मैं इधर ही इसको लिख देता हूं क्या? 1 1 1 1 1 1 और बाहर निकाल लेता हूं क्या? a धन b धन c। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई आपको? अब अगला ऑपरेशन हम इसमें क्या करेंगे? देखो C2 को C1 से घटा देते हैं और C3 को भी हम क्या है? C1 से घटा देते हैं। ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है? ध्यान दो जरा। देखो C2 मेरा क्या है? ये है, ठीक। इससे मैं जैसे ही अपने C1 को घटाऊंगा तो ये देख रहे हो आप, ये 2b ये b माइनस b, यानी माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आ सकता है। चलो कर देखते हैं। ध्यान देना, ये वाले ऑपरेशन जैसे ही मैंने लगाया तो देखो मेरा क्या हो गया? C1 में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, C1 को वैसा वैसे ही लिख देते हैं। अच्छा a प्लस बी प्लस सी तो पार्सल में चला आ रहा है भैया, ठीक है ना, इसको लिखना मत भूलना क्योंकि वही तो हमको सिद्ध करना है अंत में। अच्छा अब देखो C1 को वैसा वैसे ही लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? छोटा छोटा लिखते हैं और छोटा कर देते हैं, 1 2b और 2c। ठीक, अच्छा अब C2 को मैंने क्या? C2 माइनस C1। तो देखो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। और ये क्या हो गया? b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b। तो यानी ये क्या हो गया साथियों? अपना माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब 2c माइनस 2c क्या हो गया भैया? 0 हो गया, हाँ या ना? C3 माइनस C1 मेरा क्या हो जाएगा? देखो 1 माइनस 1 हो गया मेरा क्या? 0। 2b माइनस 2b क्या हो गया? 0। और c माइनस a माइनस b में से जैसे ही आप 2c घटाओगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा साथियों? माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, है ना? तो चलो भैया अब मुझे लग रहा है कि हमारा आंसर आने में ही है, a प्लस बी प्लस सी। अब इसको खोल दें, इसको देखो खोल दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रैकेट में इसे इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0 और बाकी क्या हो गया आपका? सब 0 0 हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या गया साथियों? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया मेरा? यही तो मुझे को प्रूफ करना था। तो ये मेरा हो गया क्या? हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गया? चलो सिंपल सा था, 2 एक ऑपरेशन लगाए हमने और अपने आंसर तक पहुंच गए। फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो साथियों अगला क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f किसी बिंदु a पर अवकलनीय है। ठीक, बता रहा है कि मेरा एक फलन है वो एक बिंदु a पर कैसा है? अवकलनीय है, यानी डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि बताओ कि उस बिंदु पर मेरा फलन
संतत भी होगा यानी कंटिन्यूअस भी होगा। वैसे तो ये हमको पता है, लेकिन ये हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो चलो दोस्तों, इसको भी हम फटाफट प्रूफ कर देते हैं मैथमेटिकली, गणित का इस्तेमाल करके। तो देखो, मेरे को पता है एक बात कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर मैं करूं, x टेंड्स टू a करूं, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा f डैश a होता है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? ये मेरा क्या है, f डैश है, ये मेरा अवकलन है, ठीक है भैया, ये मेरा अवकलन हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, fx माइनस fa इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा x माइनस a f डैश a, हाँ या ना? अब मैं आगे क्या करता हूं, ये लिमिट दोनों जगह दे देता हूं, ठीक है ना? इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये क्या हो गया मेरा, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a fa, इधर भी क्या आ जाएगी मेरी लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a f डैश a, है ना? इधर भी लिख लेना लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। अब जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा हो गया क्या 0, और हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू क्या, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a, यानी x a पर x जब हमारी टेंड्स टुवर्ड्स a हो तो जो fx की वैल्यू आ रही है वो क्या है, जब उसकी लिमिट हमारी fa के बराबर होगी, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा फलन कैसा हो गया, संतत हो गया, यानी कंटिन्यूअस हो गया। तो यही तो हमको साथियों क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बात समझ में आई, सिंपल सा डेरिवेशन था। प्रूफ करने के लिए हमको बोला कि भैया किसी पॉइंट पर अगर हमारा फलन अवकलनीय है तो उस पॉइंट पर संतत तो होगा ही होगा। तो 2-3 स्टेप के माध्यम से हमने इसको कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है भैया, डिफरेंशिएशन करना है। तो कर देते हैं भैया फटाफट डिफरेंशिएशन, ध्यान देना। अच्छा, मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है डिफरेंशिएशन करने के लिए, मुझे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बोला है। तो ध्यान देना दोस्तों, मैं पहले इसको कुछ मान लेता हूं, अपने साइन एक्स स्क्वायर को मान लिया मैंने, ये क्या है y1 है, y2 मान लेता हूं मैं किसको, एक्स स्क्वायर को। मुझको निकालना क्या है, मुझको निकालना है dy1 विद रिस्पेक्ट टू y2, ये मुझको निकालना है। तो ठीक है भैया, निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या निकालता हूँ, dy1 बाय dx निकालता हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। तो cos एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप निकाल लो dy2 बाय dx का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, dy1 बाय dy2 निकालना है। तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, dy1 बाय dx बटे dy2 बटे dx बराबर क्या हो गया, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर बटे 2x, हाँ या ना। dx से dx उड़ गए, 2x से 2x उड़ गए, तो dy1 बाय dy2 क्या आ गया आपके पास, cos ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो हमको क्या करना था, निकालना था। बात समझ में आ गई? चलो भैया, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा लोड लेने का है नहीं, पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। यही नहीं क्लिक करा पता चला एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर आ गए, है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, संयम पूर्वक बरतना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया इंटीग्रेशन का है। हमसे बोला जा रहा है मान ज्ञात करो किसका, 0 से लेकर पाई x sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x, x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखो इसका समाकलन हम कर देते हैं फटाफट। अच्छा, लिमिट हमको क्या दी है, 0 से लेकर पाई दी हुई है, और मुझको पता है कि 0 से लेकर a fx dx बराबर क्या होता है, 0 से लेकर a f ऑफ अपर लिमिट माइनस x dx, हाँ या ना। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमको पता है, इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसको अगर मैं आई मान लूं, सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन में, डेफिनेट में तो करते ही करते हैं, क्या मान लो कुछ उसको, और जनरली हम कैपिटल आई मानते हैं। तो चलो प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी लगाई तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 से लेकर पाई, x की जगह क्या, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखो पाई माइनस एक्स, इसको वैसा का वैसे लिख दो आप, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई, पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा है, क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया मेरा क्या, पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे, अच्छा 1 प्लस, अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भैया, माइनस cos थीटा, लेकिन चूंकि स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको 1 नंबर नाम दूं और इन भाई साहब को मैं 2 नंबर नाम दूं, तो मैं 1 और 2 को क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। जोड़ दूंगा तो कुछ फायदा मिलेगा क्या, कर देखते हैं। आई प्लस आई जोड़ दिया तो क्या हो गया मेरे पास 2i, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई
एक्स साइन एक्स, बेस तो सेम है मेरा, एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटे क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई। चलो अब देखना, एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स गायब हो गया, तो 2i इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, पाई मैंने कॉमन ले लिया बाहर, 0 से लेकर पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अच्छा, अब ऊपर साइन एक्स है और नीचे क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और मुझे इंटीग्रेशन करना कहां से कहां, 0 से लेकर पाई। तो चलो भैया फटाफट 0 से लेकर पाई के बीच में क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। तो ध्यान देना, अच्छा इसमें अगर आप एक चीज ध्यान दो, तो कॉस एक्स को अगर टी मान लो, कॉस एक्स मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी, हाँ है ना। चलो अब ये क्वेश्चन कुछ आसान लग रहा है दिखने में, अभी भी नहीं लग रहा, चलो अभी लगेगा थोड़ी देर, थोड़ा और देखो। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाहर रहेगा, ये माइनस का साइन भी क्या है बाहर मिलेगा आपको, ठीक। अच्छा साइन एक्स डीएक्स को क्या मान लिया मैंने, डी टी बटे 1 प्लस कॉस एक्स को क्या माना, टी, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, टी स्क्वायर। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। चलो अब बची क्या, लिमिट। लिमिट देखो, एक्स क्या है मेरी 0, एक्स जब मेरी 0 रहेगी तो मेरा टी क्या हो जाएगा 1, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और जब मेरा एक्स पाई है, एक्स पाई है तो मेरा टी क्या हो जाएगा -1, क्योंकि कॉस पाई क्या होता है -1 होता है, तो 1 से लेकर -1, ठीक। अच्छा एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं, ये मेरा क्या है ए से लेकर माइनस ए है, तो अगर मैं इसको माइनस ए से ए करना चाहूं तो ये माइनस को मैं हजम कर जाऊंगा, तो मैं इसको खा जाता हूं, माइनस को मैं खा गया तो ये क्या होगा मेरा -1 से लेकर 1 डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। चलो अब यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो फिर तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो आपने बहुत ही बचपन में पढ़ा है, क्या बहुत बचपन से मतलब कुछ महीने पहले। तो ये क्या हो गया मेरा tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी, ये मेरा कहां से कहां तक के बीच में, -1 से लेकर 1 के बीच में, बात समझ में आ रही है। चलो तो ये क्या हो गया मेरा 2i इज इक्वल टू क्या, पाई tan इनवर्स 1 कितना हो गया, पाई बटे 4 माइनस tan इनवर्स -1 क्या हो गया, माइनस पाई बटे 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये होगा क्या प्लस पाई बटे 4, हाँ है ना, वेरी गुड। तो चलो देखो i इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 2, और ये 2 नीचे आ गया, तो देखो ये हो गया पाई इंटू पाई बाय 2, ठीक। और ये 2 भी नीचे, चलो इसको 2 इधर ही लिखते हैं। अब कहां लिखे, जगह ही खत्म हो गई अपने पास, कोई बात नहीं, यही कोने में जगह बनाकर बोलते भैया हम तुम्हारा आंसर यही लिख देते हैं। तो i इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया साथियों, पाई स्क्वायर बटे 4, तो ये क्या है आपका आंसर, बस समझ में। तो हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल सी अपनी ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्या, 0 से लेकर पाई बाय 2 cos की घाते 5x बटे sin की घाते 5x प्लस cos की घाते 5x dx x। अब इसका क्या करना है भैया, हमको इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, 0 से लेकर a fx dx वाली बताई थी कि नहीं बताई थी, फिर से लिख के बता देता हूं भैया, अगर भूल गए हो तो ध्यान देना। मैंने आपको बताया था 0 से लेकर a fx dx को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से लेकर a f ऑफ अपर लिमिट माइनस x dx, हाँ या ना। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, इसी को यहाँ पर चिपका दो। तो देखो इसको मैंने क्या मान लिया, आई, सबसे पहले क्या करते हैं हम कुछ मानते हैं, तो इसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। तो आई इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया साथियों, 0 से लेकर पाई बटा 2, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स घात में क्या है 5 बटे साइन 90 माइनस एक्स घात में क्या है 5 प्लस कॉस ऑफ क्या है 90 माइनस एक्स घात में क्या है 5, ठीक है। अच्छा अब आप इसको देखोगे तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा असल में दिखने में हो गया 0 से लेकर पाई बाय 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये हो गया क्या sin स्क्वायर x बटे इन दोनों को क्या 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा मेरा sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा अब एक आई है दूसरा आई है, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, 2i मिलकर हो गए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर नहीं, साइन की घाते 5x, ये स्क्वायर नहीं है ये पावर 5 है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा जज्बाती हो गए थे तो 5 की जगह 2 लिख दिया। अच्छा आप ध्यान देना, अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x ऊपर अंश में, और हर में क्या हो जाएगा, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x पहले से है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, खाली dx बचेगा, और dx तो हमारा बहुत ही अच्छा है, इसको हम क्या बोले भैया x हो जाओ तुम, और ये हो गया क्या 0 से लेकर पाई बटा 2, तो i इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास पाई बाय 2, ठीक है ना, पाई बाय 2 माइनस 0 यानी पाई बाय 2, तो i मेरा क्या निकल कर आ गया साथियों, पाई बटा 4, हाँ या ना। तो ये आ गया क्या मेरा फाइनल आंसर। तो भैया निश्चित समाकलन के भी 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
चलो भैया, थकना नहीं भैया, अभी थक जाओगे तो बोर्ड में कैसे करोगे, ठीक है, हिम्मत से काम लो, कर लोगे तुम लोग। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा बोर्ड का पेपर खत्म होएगा, लेकिन ये है और इसका एक और वाला भी है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन और बचे हमारे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमको दिया हुआ रेखाएं दी हुई है 2, r इज इक्वल टू दिस और r इज इक्वल टू ये, ठीक। और इनके बीच की हमको क्या बतानी है, न्यूनतम दूरी बतानी है भैया, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी हम बता देते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, न्यूनतम दूरी बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम याद करेंगे कि हमारी सदिश रूप में रेखा का समीकरण कैसा होता था, कुछ ऐसा होता था, हाँ या ना। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा 1 वेक्टर b1। अच्छा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर b2। ये हमारी 2 क्या है, लाइनें हैं। अच्छा, जो हमको 2 रेखाएं दी हुई है, क्या वो इस तरह की दिख रही हैं? मुझको तो नहीं दिख रही। तो जब नहीं दिख रही तो उनको हम वैसा बनाएंगे। तो चलो फटाफट उनको पहले वैसा बना देते हैं। तो ध्यान दो, वेक्टर r इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, i माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2t k, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, अगर हमने अभी क्या किया, हमने बस खाली i को दोनों में मल्टीप्लाई, j को दोनों में और k को दोनों में, तो हमारा क्या आ गया, i माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2t k। अब देखो, इसमें मैं टी वाले अलग कर लूंगा, टी वाले 3 हैं, इनको मैं अलग कर लेता हूं। चलो भैया ध्यान देना फटाफट। तो वेक्टर r इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया साथियों, वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है ना। अच्छा, प्लस अब मैं टी वाले अलग कर दूंगा, तो टी मैंने कॉमन निकाला, तो मेरा अंदर क्या बचा, माइनस आई प्लस जे माइनस आई प्लस जे प्लस 3k, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है भैया मेरा 3 क्या नहीं, टी वाला टर्म लेना, तो के हमने बाहर लिया तो ये 2t होगा, टी हमने बाहर लिया तो ये होगा मेरा क्या, चलो दोबारा लिख देते हैं इसको। देखो, टी मैंने कॉमन लिया तो मेरा क्या आ गया, माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ जे माइनस ऑफ 2k, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा वेक्टर r। अच्छा, अगर आप ध्यान दोगे तो अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये इस तरह का ना सिर्फ दिख रहा है, बल्कि अब मुझको ये भी समझ में आ रहा है कि ये मेरा क्या है, वेक्टर a1 और ये क्या है मेरा वेक्टर b1, हाँ या ना। ठीक है भैया, यहां तक तो पिक्चर क्या हो गई मेरी, क्लियर हो चुकी है। अच्छा, अब आप ध्यान दो, मैं जरा दूसरी इक्वेशन को लिखता हूं। तो वेक्टर r इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एस आई प्लस 2si माइनस आई माइनस 2sk माइनस के, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या आ गया, एस आई प्लस 2si माइनस आई माइनस 2sk प्लस ऑफ के, प्लस ऑफ के नहीं माइनस ऑफ के, क्योंकि माइनस जो है इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। चलो भाई, अब हम इसमें क्या करेंगे, एस वाले टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे, एक एस वाले ये भाई साहब, एक ये भाई साहब है और एक ये भाई साहब है। फटाफट अलग कर लें इनको, फटाफट अलग करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। एक तो ये मेरा क्या हो गया, आई हो गया। अच्छा, अगर आप ध्यान दो तो ये मेरा आई माइनस 2j प्लस ये नहीं, ये आई एस आई प्लस 2si माइनस आई, यानी ये प्लस आई और माइनस आई ये यहीं पर ही कट रहे हैं। तो ये तो मेरे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है ना। बचेगा क्या मेरे पास, केवल एस आई बचेगा। तो यहां पर तो मेरा नहीं होगा वो। तो ये अब मेरा क्या है, अब जे वाले टर्म देखो आप, जे वाले टर्म देखोगे अगर आप, अच्छा दोस्तों यहाँ पर ना ये जे होना चाहिए, ये आई नहीं होगा, इसी कारण से तो गड़बड़ी हो रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब जे लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया क्या मेरा, वेक्टर आर इज इक्वल टू एस आई प्लस 2sj माइनस जे माइनस 2sk माइनस ऑफ के। अब हम क्या करेंगे साथियों, एस वाले टर्म को अलग अलग कर लेंगे, एक ऐसे और एक एस ये हो गया। चलो भैया इसको फटाफट अलग अलग कर लो, पहले बिना एस वाले लिख ले, आई माइनस जे माइनस, आगे है ये मैंने क्या भैया आई जे के वाले अलग अलग कर दिए। अब मैं एस वाले आई जे के अलग करूंगा, प्लस ऑफ एस, अब ये क्या हो गया, आई प्लस 2j माइनस ऑफ 2k, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर ध्यान से देखो, मन की आंखों से मत देखो, जो आंखें वही देखो, उसी से देखो, तो ये क्या हो गया मेरा a2 और ये क्या हो गया मेरा b2, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब मुझको ये मालूम होना चाहिए, मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 रेखाओं के बीच में मिनिमम दूरी का मेरा फॉर्मूला होता क्या है। तो वो फॉर्मूला मेरा होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस वेक्टर b2 बटे में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। चलो भैया,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझको A2 माइनस A1 निकालना है, यानी इस दिस माइनस दिस निकालना, तो मैं फटाफट उसको निकाल लेता हूं, ध्यान देना। चलो सबसे पहले तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 मेरा क्या हो गया भाई, ध्यान देना। A2 क्या है मेरा, I माइनस जे माइनस के, I माइनस जे माइनस ऑफ के, ठीक। अच्छा, अब माइनस A1, A1 कितना हो गया, ये मेरा पूरा का पूरा I माइनस 2J प्लस C के, लेकिन माइनस हम पहले से लगा के बैठे तो माइनस तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस I माइनस माइनस प्लस 2J माइनस ऑफ 3K, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया भैया, आपका I से I धुआं धुआं हो गया, 2J माइनस J कितना बचा, J बचा, और माइनस के ये है और माइनस 3K उधर है। एक तो भैया माइनस के अपना कौन सा था, ये वाला, और एक माइनस 3K हो गया, तो ये टोटल कुल मिलाकर क्या होगा मेरे पास, माइनस ऑफ 4K होगा, हाँ या ना। चलो भैया, यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। चलो भैया फटाफट हम लोग B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो I J K, ठीक है। अच्छा, B1 क्या है, ये है, फटाफट वैल्यू रख दो इसमें, -1 1 और -2, ठीक है ना, एक -1 और -2, और B2 क्या है मेरा, ये है 1 2 और -2। इतनी बात समझ में आ गई। चलो भैया अब देखना आप, अब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, I खोल लें इसको, चलो I -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 माइनस जे क्या हो गया, 2 2 जा 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है ना, प्लस के, ये क्या हो गया आपका -2 -1। एक बार फिर से हम इसको मैच कर लेते हैं। चलो देखो आई ये क्या हो जाएगा मेरा, -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 माइनस ऑफ जे, ये और ये को छुपाया तो क्या बचा, माइनस माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस 2 1 जा 2, ठीक, प्लस के, ये मेरा क्या हो गया, -2 -1, ठीक है ना। चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, है ना, -2 और 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 4J माइनस 3K, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका साथियों, B1 क्रॉस B2 आ गया, बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 का मॉड भी निकाल लेते हैं लगे हाथों। तो ये आ जाएगा क्या मेरा, 2 2 जा 4 4 चौको 16 प्लस 3 3 जा 9, तो 16 और 4 कितने हो गए, 20, 20 प्लस 9 कितने हो गए, 29 हो गए। तो ये क्या हो गया मेरा साथी, √29। अच्छा, मैंने दो बड़े बड़े काम कर लिए, एक तो मैंने B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, ठीक है ना, ये रहा B1 क्रॉस B2, क्या ये आ गया, और एक मैंने B1 क्रॉस B2 का मॉड निकाल लिया। अब और A2 माइनस A1 भी मैं निकाल के बैठा हूं यार, कैसी बात कर दी। अब मुझे क्या करना है, A2 माइनस A1 इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो उसको मैं फटाक से ले लेता हूं। अब चूंकि मेरे पास जगह की किल्लत पड़ रही है, तो मैं इस छोटी सी जगह का इस्तेमाल करता हूं और इनसे बोलता हूं कि अब हम आप ही को इस्तेमाल करेंगे। चलो, ये मेरा क्या हो गया, अब A2 माइनस A1, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूं, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। चलो A2 माइनस A1 क्या है मेरे पास, J माइनस 4K, और B1 क्रॉस B2 क्या है मेरे पास, 2I माइनस 4J माइनस 3K। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब फटाफट हम क्या कर लेते हैं, अपना डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ गया, I तो है ही नहीं, तो 0 हो गया, -4 माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12। हम डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, I का कंपोनेंट I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, J का J के साथ करते हैं, और K का किसके साथ, K के साथ करते हैं। तो I तो है ही नहीं, तो वो तो 0 हो गया, J का J के साथ किया तो क्या हो गया मेरे पास, -4, ठीक, और K का K के साथ किया तो माइनस प्लस 4 दिया 12। अब 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8 बचे ना, तो ये हो गया क्या मेरा 8, ठीक है ना। तो ऊपर मेरा क्या आ गया 8 और नीचे क्या आ गया मेरा √29। तो मेरा आंसर क्या आ गया दोस्तों, मेरा आंसर आ गया 8 अपॉन, दूरी मेरी कितनी आ गई, मिनिमम दूरी मेरी आ गई 8/√29। यही क्या है मेरा उत्तर। बात समझ में आई। तो इन क्वेश्चनों में आपको क्या चीज दिमाग में रखनी है कि एक एक स्टेप, आई का जे हो गया गलती से या प्लस का माइनस हो गया तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए एकदम वेक्टर के क्वेश्चनों में, खासतौर में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत आराम से और संयम से आपको पेपर में हल करना है अपने सवाल। बात समझ में आई। चलो दोस्तों फटाक से इसका सेकंड पार्ट, आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है कि समांतर रेखाओं, दो क्या है, पैरेलल लाइन दी हुई है हमको, r इज इक्वल टू दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस और r इज इक्वल टू दिस प्लस म्यू टाइम्स दिस। अब आप देखो ध्यान से, ये दोनों क्या है, बराबर है, 2i प्लस 3j प्लस 6k इसमें भी आ रहा है और इसमें भी 2i प्लस 3j प्लस 6k आ रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों लाइनें हमारी समांतर है, यानी पैरेलल है। अब हमको क्या करना है, इनके बीच की हमको न्यूनतम दूरी निकालनी है। चलो न्यूनतम दूरी निकाल लेते फटाफट। चलो दोस्तों, अगर आप पहला काम तो हम ये करते हैं ना, उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो वेक्टर r1 वेक्टर r इज इक्वल टू
वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1 और वेक्टर R इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2। ठीक है, चलो अब हम पहले क्या कर रहे हैं, A1 A2 B1 B2 तो हमको दिख ही रहा है अलग से, आप कॉपी में जरूर लिख रहे हैं अपने आंसर शीट में फाइनल एग्जाम में, लेकिन इधर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जगह की वैसी कमी है। चलो A1 A2 B1 B2 तो हो गया। अब न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लिख लेते हैं। दो पैरेलल लाइन अगर है तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला मेरा होता है A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B से। ठीक है ना, अब ये B1 B2 तो क्या है, B है क्योंकि दोनों क्या है एक ही है, तो वही हमारा B है बटे मॉड ऑफ B। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा, अब आप ध्यान से देखना, हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमको सबसे पहला काम करना है कि A2 माइनस A1 निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो देखो दोस्तों, A2 माइनस A1 मेरा क्या हो गया, A2 क्या है, ये है मेरा A2, 3i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक, माइनस A1 क्या है मेरा, ये यानी माइनस आई माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 4k। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, 3i माइनस आई 2i, 3j माइनस 2j प्लस j, और ये क्या हो गया मेरा माइनस ऑफ k। ठीक, तो ये क्या आ गया मेरा A2 माइनस A1। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अच्छा, वेक्टर बी मुझको पता है तो मैं क्या कर लूं, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूं इनका, वो भी निकाल ही लेता हूं। तो देखो अब मैं निकालने जा रहा हूं A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। चलो फटाफट निकाल ले। ये क्या आएगा मेरा आई जे के, A2 माइनस A1 ये हो गया मेरा क्या 2 1 माइनस 1, और बी वेक्टर क्या है मेरा, ये है, तो ये हो गया मेरा क्या 2 3 और 6। ठीक है, चलो फटाफट इसको सॉल्व कर ले। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई 6 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस जे 3 टू जा 6 माइनस 2 प्लस के 3 दूनी 6 माइनस 2। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा इज इक्वल टू 9 आई कैप माइनस 6 में से 2 गए 4 माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, तो ये तो मेरा क्या आ गया A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B। इतनी बात समझ में आ गई? चलो भैया, अब ये तो मेरा ये निकल कर आ गया। अब मैं क्या, मुझे क्या करना है, इसका तो मॉड निकालना है, तो इसका मॉड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मॉड ऑफ 9 9 जा 81 प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16। ठीक है ना, अच्छा अब हमको क्या निकालना है, नीचे दिया है हमको मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, चलो मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी मुझको पता है क्या है, वेक्टर बी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये क्या है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है भैया, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया 2 दूनी 4 3 3 9 और 6 छंग 36। ठीक, तो ये क्या हो गया रूट ऑफ 7, तो वेक्टर बी क्या आ गया मेरा 7 आ गया। बात समझ में आई? तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, A2 माइनस A1 निकाल लिया, फिर A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट हमने B के साथ किया, A2 माइनस A1 मेरा ये आया, तो इससे मैंने अपना क्रॉस प्रोडक्ट निकाला अपना IJK का फॉर्मूला लगाकर। अच्छा अच्छा, यहां अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर कुछ मिस्टेक आई है, माइनस जे है 6 दूनी 12, यहां आना चाहिए क्या आपका 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 2, यानी ये क्या आएगा 14, तो ये होगा माइनस ऑफ 14। बात समझ में आ रही है? माइनस 14 होगा तो ये 16 की जगह क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा अब आप देखोगे तो मेरा डिस्टेंस आ ही गया है। ठीक है ना, इसको आप जोड़ा जाड़ी करोगे तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, ये आपका आ जाएगा रूट ओवर 293 आया ना। ठीक है ना, तो देखो अब आप अपनी वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा रूट ओवर 293 अपॉन में 7। तो दिस इज योर व्हाट, आखिरी आंसर। बात समझ में आई? तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था 2023 का मैथ्स का, इसका पार्ट 2 भी हमने खत्म कर दिया और जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हमने सॉल्व कर लिए तरीके से। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने दोनों पार्ट बहुत अच्छे और बहुत ध्यान से देखे होंगे, आपको अपनी प्रिपरेशन में भयंकर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने वाला है। इसीलिए बिल्कुल आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।